दोस्तों नमस्कार, मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप शाउन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर। कोशिका जैसी छोटी इकाई कि शरीर जैसी बेहतरीन इकाई कैसे बनाती है, छोटी छोटी चीजें कैसे बड़ी होती हैं, जब छोटी चीजें खड़ी होती हैं बाद में समय के साथ बड़ी होती हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए किसी छोटे आदमी को कभी भी ये चिंता नहीं करना चाहिए कि आज वो छोटा है कि कब वो बड़ा होगा। जब वो खड़ा होगा तो वो निश्चित रूप से बड़ा होगा। तो दोस्तों अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करिए और इस पाठ को बेहतरीन ढंग से पढ़िए, आगे बढ़िए। तो आइए देखते हैं पाठ 6, कोशिका से अंग तंत्र, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जैसा कि हम लोग जब शुरू में पढ़े थे तभी हमने आपको बताया था कि दोस्तों शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। मित्रों दूसरा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कोशिका से कहते हैं। जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आते समय हमने इसको बताया था, किस जीव की कोशिका सबसे बड़ी होती है। जवाब है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका किस जीव का होता है। मित्रों सब कुछ पढ़ा चुके हैं और हमने सबको अंडरलाइन भी किया है। आप जाएंगे किताब को फिर से पढ़ेंगे तो पाएंगे। मित्रों सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। मित्रों अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मित्रों इसका जवाब है एक शब्द में रॉबर्ट हुक। दो शब्दों में जवाब है रॉबर्ट हुक। मित्रों आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। आइए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका द्रव्य पे हम जब नजर डालते हैं तो इसका जवाब मिलता है मित्रों ये, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में अवस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहते हैं, गाल्जी काय, हरित लवक आदि। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न आ गया, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं। तो मित्रों इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेती है। मित्रों अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण मित्रों ध्यान रहे पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं। तो किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस विशेष भाग का जो नाम है हरित लवक। ध्यान रखिए, देखिए हरा बॉक्स बना दिया हूं ना, तो हरित लवक, ध्यान जल्दी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य लिखिए। आइए देखते हैं प्रमुख कार्य क्या क्या है। मित्रों पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रावण करना इसका प्रमुख कार्य है। किसका? गाल्जी काय का। गाल्जी काय क्या है? एक तरह से मालिक है, संश्लेषण करता है, पदार्थों का संश्लेषण और उसका भंडारण करता है और एवं जरूरत के हिसाब से श्रवण करता है। इस तरह से यह मालिक का काम करता है गाल्जी काय। अगला प्रश्न है, कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य किसका होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक शब्द जानिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मित्रों, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। कोशिका में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जवाब है मित्रों राइबोसोम। ध्यान रखिए प्रोटीन, अगर आगे भी प्रश्न आपको अगले अध्यायों में मिलेगा,
भोज्य पदार्थों में कि प्रोटीन कहाँ मिलता है, दालों में। और वो जो दाल हम खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है, संश्लेषण करने का काम कौन करता है। तो हमारी कोशिकाओं में जो एक कोशिकांग होता है राइबोसोम, उसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मित्रों अगला प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत विस्तार से हमने पढ़ाया है। दूसरे भाग में जब आप जाएंगे तो ऊतक ही पाएंगे। वीडियो के पाठ को जब हम पढ़ा रहे थे तो दूसरा भाग में ऊतक के बारे में बताएं। ऊतक किसे कहते हैं। तो मित्रों इसका बहुत आसान और बहुत बेहतरीन जवाब है, समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाते हैं। समान रचना उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है ऊतक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता। अब आइए देखिए, ऊतक का जैसे बात आ गया ना, अब पौधों में जो जल का संवहन करता है वो किस ऊतक द्वारा होता है। तो ये मित्रों देखिए, जाइलम। जाइलम एक ऐसा ऊतक होता है जो पौधों में जल का संवहन करता है। आइए आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न बहुत बढ़िया है। फ्लोएम ऊतक का कार्य लिखिए। फ्लोएम ऊतक का कार्य लिखिए। अभी हम लोग जाइलम का कार्य पढ़े हैं, पानी को संवहन करता है। अब ये फ्लोएम क्या करता है, और इसको देखते हैं। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पॉइंट है मित्रों। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य है फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अर्थात जब हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं तो वो जो तैयार होता है भोज्य पदार्थ उसे विभिन्न अंगों तक पेड़ पौधों के ले जाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। अर्थात फ्लोएम क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है, अपनी गाड़ियों में लाद लाद करके अलग अलग जगह ले जाके छोड़ के आता है। मित्रों अगला प्रश्न है मित्रों, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए जो ग्रीन बॉक्स में है मित्रों, ये जंतु ऊतक हैं। आइए देखते हैं। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार यहाँ पे बताते हैं। नंबर 1 एपिथेलियम ऊतक। आपको याद होगा, एपिथेलियम हमने जब पढ़ाते समय बताया था कि बाहरी आवरण बनाता, अर्थात जो हमारी चमड़ी बनाता है वो एपिथेलियम ऊतक होता है। नंबर 2 संयोजी ऊतक, हमारे जोड़ों को और शरीर के अनेक को जोड़ने का जो काम करता है वो संयोजी ऊतक करता है। तीसरा ऊतक है पेशी ऊतक। मित्रों पेशी ऊतक दो, रेखित और आरेखित दो तरह के ऊतकों की बात मैंने किया था। और तीसरा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक भी 3 प्रकार के हैं। तो जैसे आप जानना चाहते हैं, पीछे हमने जो पढ़ाया है वहां बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, एपिथेलियम ऊतक को आवरण ऊतक क्यों कहा जाता है। अभी हमने बताया ना, अब इसको आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं कि इसको आवरण ऊतक क्यों कहा जाता है। तो यहां से हम लोग चलते हैं। एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य अस्तर बनाते हैं। यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। बहुत आसान है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। जितना जाएगा ध्यान उतना बेहतरीन होगा काम। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है मित्रों, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। संयोजी ऊतक, तो हम लोग देखते हैं संयोजी ऊतक का जवाब ढूंढते हैं यहां से। ये देखिए संयोजी ऊतक वे ऊतक जो विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे अस्थि मतलब हड्डियां, रक्त मतलब खून आदि। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखिए। एक तरल संयोजी ऊतक का नाम, तो मित्रों देखिए हम लाल रंग से बना रहे हैं। लाल रंग के अंदर क्या आ गया, रक्त। रक्त माने खून। हमारा खून कैसे होता, लाल होता है, इसे याद रखिए। तरल संयोजी ऊतक का नाम खून है, रक्त है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखिए। तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखना है तो आइए हम लोग देखते हैं तंत्रिका ऊतक के क्या क्या कार्य होते हैं, वो हमारे शरीर में कैसे। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना एवं
शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तंत्रिका ऊतक का कार्य है। ये तंत्रिका ऊतक का कार्य है कि हमारी सूचना का जो है आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में तंत्रिका ऊतक के कितने प्रकार होते हैं या कितने भाग होते हैं? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है मस्तिष्क, जिसे हमारा दिमाग कहते हैं। दूसरा भाग होता है रीढ़ रज्जु, लेकिन वो ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारे रीढ़ के अंदर में होते हैं। और तीसरा होता है तंत्रिकाएं। मित्रों, पहला है मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है, दूसरा हमारा रीढ़ रज्जु है जो हमारे रीढ़ पीछे रीढ़ में है, और तीसरा हमारी तंत्रिकाएं हैं, अर्थात जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो अगर हम इसको देखते हैं तो मित्रों ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है, दोनों प्रश्न में, इसीलिए इन्हें पास पास में दे दिया गया। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो ये 3 भाग होते हैं। लेकिन जब पूछेंगे मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कपाल तंत्रिकाएं जो हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स कहलाते हैं, और दूसरी है रीढ़ तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में फैली हुई हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हो? मित्रों, हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों में जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। मित्रों, दूसरा है शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हमें लगता है हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियां समझ में आ गया। हमारे जो हार्मोन्स जहां से निकलते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं वो क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं और वह तंत्रिकीय समन्वय के साथ साथ अन्य नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। जैसे इंसुलिन निकल करके हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन निकल करके थायराइड को कंट्रोल करता है। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। आइए मित्रों देखिए, प्रश्न ही आ गया, 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियां। मित्रों, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जो हमारे ब्रेन में मस्तिष्क में से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले के पास से पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पास से ही निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एंड्रिनल ग्रंथि कहते हैं जो पुरुषों में पाया जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्रंथि से निकल होता है, जिसे जो कि हमारे पाचन के लिए आमाशय के पास पाया जाता है। तो इस तरह से हमारी 5 ग्रंथियां हैं, 5 अंतःस्रावी ग्रंथियां, अग्न्याशय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड। मित्रों, अगला प्रश्न है, इन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। अब हमें 2 ग्रंथियों का नाम लिखना है, उनके अलग अलग कार्य लिखना है। तो जैसे देखिए, एक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि क्या है हमारी? थायराइड ग्रंथि। आइए दोनों के अलग अलग हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्य, कौन कौन सा काम ये करते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है मित्रों, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसको आइए देखते हैं। पहले पीयूष ग्रंथि शरीर की वृद्धि करता है, और इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, अर्थात उनकी लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या बौने किस्म के बच्चे पैदा हो जाते हैं। और दूसरा जो ग्रंथि है उसका कार्य देखते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो मित्रों, पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? देखिए, ये हरे बॉक्स में मैं कोशिश किया हूं रखने का। यह है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबोसेसिक अम्ल तथा एथिलीन। ये जो है हमारे पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सा पादप हार्मोन्स कच्चे फलों को शीघ्र पकने में सहायता करता है? जब हमारा आम होता है हरा हरा खट्टा होता है,
लेकिन वो जब पकता है तो पीला पीला मीठा हो जाता है। किसके कारण होता है मित्रों? ये देखो, ये क्या है? एथिलीन। एथिलीन की वजह से हमारे जो फल होते हैं वो पकते हैं और हमें अच्छा सा स्वाद देते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज। इसका जवाब यहाँ पे है इंसुलिन। अगला प्रश्न है मित्रों, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? विभाजन क्षमता के आधार पे हमने आपको पढ़ाया था, तो इसको देखिए, इसका जवाब यहाँ है। मित्रों, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परविभाजी ऊतक, नंबर 2 अस्थायी ऊतक। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परविभाजी ऊतक की दो विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारा प्रविभाजी ऊतक है, इनकी दो विशेषताएं बताइए और ये जहां पाया जाता है उसको बताइए। परविभाजी ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होती हैं। पहला जो विशेषता है, परविभाजी ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। और दूसरी विशेषता है मित्रों, इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीवद्रव्य सघन तथा इनमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। उदाहरण के लिए प्याज, ये पौधों के रूपट टिप, सूट टिप और कैबियम में पाए जाते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, पादप ऊतक के कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है, पादप ऊतक के कार्य लिखिए। तो आइए देखते हैं पादप ऊतक के कार्य। दो बॉक्स में हमने दोनों कार्य लिख दिया है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं जाइलम द्वारा। और जब कोई देता है तो बदले में पाता भी है। क्या पाता है? पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ निर्मित किया जाता है हरे पौधों द्वारा। वो फ्लोएम ऊतक जो है पूरे भाग में पहुंचाता है, इंक्लूड जड़ तक। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर जंतु ऊतक कौन सा है? तो मित्रों, ये आपको मालूम है, हमने किताब में पढ़ाया भी है, वहां पे अंडरलाइन भी कराया है। अस्थि ऊतक जो है सबसे कठोर ऊतक होता है, जिसे हड्डियां कहते हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वही सबसे क्या होती हैं? ज्यादा कठोर होती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? तो मुर्गी का अंडा के साथ साथ आप याद करिए, आपको हमने शुतुरमुर्ग के अंडे की भी बात किया था, वहां पे है। और हमने सीखा में भी बताया है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, अर्थात एक कोशिकीय है। यह आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब अंडा को देखेंगे, आप बॉयल कर लेंगे और उसको निकालेंगे तो उसके खोल के अंदर पीला पीला जो केंद्रक जैसा होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? कोशिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं। अब तक हमने 32 प्रश्न को हल किया है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। आइए हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर देखते हैं। मित्रों, पादप कोशिका में हम देखते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती, पहला नंबर है। लेकिन जंतु कोशिका में देखते हैं, कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। मित्रों, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में, लेकिन सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। मित्रों, रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तियाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। और अंतिम है मित्रों, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। इस तरह से हम दोनों का अंतर स्पष्ट करते हैं। आइए मित्रों, रेखित तथा आरेखित पेशी ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। हम लोग दो बॉक्स बनाते हैं, एक में बनाते हैं रेखित ऊतक और दूसरा जो बनाते हैं हम लोग आरेखित। अब इसमें हम लोग देखते हैं मित्रों, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियां ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां कहा जाता है।
ऐच्छिक पेशियां संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए होता है। ये जल्दी थकान महसूस करती हैं। ये प्रायः कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, जीभ आदि। अरेखित पेशियों देखते हैं, वे पेशियां जिनकी गति प्रारंभ में या बंद इच्छानुसार नहीं होता है। इस तरह की पेशियों को आरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे समय तक होता है। ये थकान का अनुभव नहीं करती हैं। ये प्रायः शरीर के अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं, जैसे हृदय की पेशियां आदि। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 35वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य किन तंत्रों द्वारा होता है? जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य किन तंत्रों द्वारा होता है? जंतुओं में समन्वय स्थापित करने के कार्य 2 तंत्रों द्वारा होता है। नंबर 1, अगर हम इसके बीच में देखें तो नंबर 1 जो है यह है तंत्रिका तंत्र और मित्रों दूसरा जो नंबर है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र या तंत्र। तो मित्रों इस तरह से हम लोग आज इस पाठ के सारे प्रश्नों को पूरा किए। आइए अब और एक चीज, अगर आपको सारे प्रश्नों का जवाब देखना है पीछे सारे अध्यायों का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। पूरी किताब को पढ़ा भी है और हर पाठ का हमने प्रश्न का उत्तर इसी तरह से बनाया है और उसको लोड किया है। उसको आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। फॉर्मूला को आगे आप बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी, बेहतर लगा तो इसको शेयर करिए और लोगों को बताइए ताकि और लोग आपकी तरह से पढ़ सकें, जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं, गांव से दूर दराज जगह पे रहते हैं, शहरों में नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर शिक्षा का प्रबंध हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।